नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मेरा नाम है तन्वी खुराना और साइंस की इस क्लास में हम बातचीत करने वाले हैं साउंड पर। साउंड यानी कि आवाज। ये भाग 2 है। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि हमारा यूट्यूब चैनल है एनसीईआरटी ऑफिशियल, उस पर भाग 1 जरूर देखिएगा क्योंकि ये दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। और आवाजें बहुत सारी तरीके की होती हैं, आप सभी जानते हैं। हर इंसान की आवाज अलग होती है और खास भी होती है। और पक्षियों की आवाजें होती है, जानवरों की आवाजें होती हैं, अगर आप थाली बजाएं तो उसकी आवाजें होती हैं, और ऐसी अनगिनत आवाजें हैं हमारे आसपास जो हमारे एक्सपर्ट ने हमें आपको पिछले सेशन में बताई थी। तो आइए इस बार पूछते हैं कि साउंड भाग 2 में मैम हमारे लिए क्या लेकर आई है। उससे पहले 8वीं कक्षा के सभी छात्र इस वक्त हमें देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 8 पर। तो अगर आपके पास आवाज से जुड़े हुए कोई भी सवाल है, मन में कोई भी शंका है, तो आप हम तक जरूर पहुंचाइएगा। हमारा ईमेल आईडी है dth.class8@ciet.nic.in। और चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल के लाइव चैट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए मिलते हैं। हमारे साथ मौजूद है सेंट मार्क्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू दिल्ली से एक टीचर जिनका नाम है मिसेस ऋतिका आनंद। स्वागत है मैम आपका। नमस्ते तन्वी, थैंक यू सो मच। तो मैम शुरू करते हैं इस बातचीत को। और आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि पिछली बार आपने हमें बहुत सारी आवाजों के बारे में बताया था, तो थोड़ा सा हमें एक बार रिविजन के लिए हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि पिछली बार आपने क्या बताया था और आज आप हमें क्या नया सिखाने वाली हैं या पढ़ाने वाली हैं। बिल्कुल। सबसे पहले जब भी ये टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, मेरा मानना ये रहता है कि हम सबको जो ये हमें अभी फिलहाल ये प्रोग्राम देख रहे हैं और हमें सुन सकते हैं, spare a second to thank the Almighty. Let's have gratitude towards the Lord for giving us these beautiful sounds all around us and the ability to hear those sounds. हमारी सब senses के लिए भगवान का बहुत बहुत शुक्र, उनका शुक्राना, उनका thank you. And with a responsibility that we are more sensitive towards people with special needs, we empathize and we display a responsible behavior towards them. And on that note, we begin today's class. Last time हमने बात की थी vibrations के बारे में। हमने ये देखा, ये सुना, ये समझा कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए अगर एक गिटार है या एक सितार है या मृदंगम है या तबला है, किस तरह से वाइब्रेशंस दे प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। क्योंकि जब एक तार को वाइब्रेट किया जाता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में से, तो इतनी खूबसूरत आवाज निकलती है। ऐसे ही जब मेम्ब्रेन ऑफ अ तबला vibrates, a beautiful sound comes out of it. Now और फिर हमने वोकल कॉर्ड्स के बारे में भी बात किया था कि किस तरह से वोकल कॉर्ड्स में भी एक there is a small opening from where the air can move inside and out, and how vibrations can cause the vocal cords also to vibrate. Today we are going to understand how sound travels and how do we hear sounds. So the first question that we are going to address today is that does sound need a medium to travel? And I'm sure you all have noticed this, that आपके घर के दरवाजे के बाहर अगर कोई खड़ा है और अगर कोई दरवाजे को नॉक कर रहा है, ठक 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 आवाज आती है, तो वो ठक 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 किस तरह से अंदर आती है। वो जो दरवाजा है आई एम श्योर किसी मेटल का है या लकड़ी का है, तो जब वो ठक आवाज हुई उस दरवाजे पर, वो आवाज आपने सुनी, इसका मतलब साउंड जो है वो एक सॉलिड चीज से ट्रैवल कर सकती है। सो दैट मीन्स साउंड कैन ट्रैवल थ्रू अ सॉलिड। बट अब जब दो फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं तब तो बीच में कोई पर्दा नहीं है, कोई
you're just having an envelope of air. There is just air around you. That means sound is traveling through air as well. तो ये तो हमने जान लिया कि sound is traveling through a solid medium, sound is traveling through air. Does sound travel through liquid? उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है बच्चों, आप ये सब कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स घर पे. दैट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, there is a child who has who's taken a bucket full of water and putting the ear right at the edge, at the surface, and tries to ring the bell inside the water and can hear the ringing of bell. Now can hear या cannot hear, ये आप find out कर सकते हैं when you can do this, when you do this experiment at home. But yes, with my experience, with your experience, I'm sure you know, आप लोग जो swim करते हैं, जब हम swimming भी करते हैं, हम लोग आवाजें सुन सकते हैं. तो साउंड जो है लिक्विड के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है, एयर के थ्रू तो करती ही है. दैट मीन्स साउंड कैन ट्रैवल थ्रू मीडियम्स. नाउ कैन साउंड ट्रैवल थ्रू वैक्यूम? वैक्यूम का मतलब क्या हम सब जानते हैं? वैक्यूम इज it's a space where there is no material medium, जहां पर सॉलिड, लिक्विड या गैसेस का कोई लेना देना नहीं है. कंप्लीट एम्प्टीनेस को वैक्यूम कहा जाता है. नाउ कैन बी हियर इन वैक्यूम? दैट इज अ बिग क्वेश्चन. नाउ इसके लिए अब हमारे घर पे तो इतने अस्त्र शस्त्र नहीं है कि हम कंप्लीट वैक्यूम क्रिएट कर सकें, लेकिन हाँ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आप लोग कर सकते हैं घर पर. So children, for that you just need a tumbler, a glass, और उसके अंदर अच्छा ग्लास में पानी वगैरह ना हो, आप मोबाइल फोन डालें और मोबाइल फोन, दूसरे मोबाइल फोन से उस मोबाइल फोन पर जब आप कॉल करेंगे डेफिनेटली आप घंटी और आवाजें सुन पाएंगे. But if you suck out the air of that tumbler, put the mobile phone inside and just close the lid of the glass and then again make a call, you have sort of created a partial vacuum. That will not be the complete vacuum, of course, but it will be a partial vacuum. So once you create that partial vacuum, you will realize that the sound of the mobile phone has just reduced, because now there is no medium for the air to travel. जैसे तन्वी, जब हमें कहीं जाना होता है बहुत दूर, हमें कोई चीज चाहिए ना जिसके ऊपर बैठ के जाएंगे, भाई गाड़ी में जाएंगे, स्कूटर पे जाएंगे, रिक्शा पे जाएंगे, बस पे जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, ऐसे ही साउंड को भी एक मीडियम की जरूरत पड़ती है. बिना मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती. यही कारण है कि हम सितारों को देख सकते हैं, है ना, लेकिन आउटर स्पेस में जो गतिविधियां होती हैं, जो आवाजें हैं, वो हम तक नहीं पहुंचती, बिकॉज वहां पर वैक्यूम है. जहां वैक्यूम है वहां पर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती. इसलिए हम आउटर स्पेस की आवाजें तो नहीं सुन सकते, बट हम वी कैन लुक एट द स्टार्स, we can look at the heavenly bodies, but we cannot hear what's happening up there in outer space. So we remember that sound needs a material medium to travel. Now, how do we hear these sounds is another interesting concept. इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने ईयर के बारे में जानना कि किस तरह की हमारी शेप है और किस तरह से हम इन आवाजों को परसीव कर रहे हैं, किस तरह से हम आवाजों को सुन रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है. सो तन्वी, आई एम श्योर हम लोग अगर अपने बच्चों को कहें कि अपना हाथ उठाएं और अपने कान में यदि हाथ लगा के देखें तो कुछ फनल जैसा महसूस होता है. देयर इज a sort of emptiness in our ears. ऐसा लगता है कि it is ready to receive, isn't it? एक फनल जैसी शेप है, जो कान की है वो ऐसी है, it's ready to receive. Now what is the ear ready to receive? It is ready to receive the vibrations. When these vibrations, when these disturbances are carried forward, हमारे जो कान हैं
वो बिल्कुल तैयार हैं उन वाइब्रेशंस को रिसीव करने के लिए. Now, if you look at the diagram, you can see that when the sound enters, it travels down, this ear canal. You can see this ear canal, and as these vibrations are passing through the ear canal, there is a stretched membrane. वही membrane जैसी तबला के ऊपर हमने जब लास्ट टाइम बात किया था, एक मेम्ब्रेन थी जो वाइब्रेट करती है, उसी तरह से जो हमारा ईयर ड्रम है वो भी एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह है जो वाइब्रेट करता है. तो तन्वी, तुम मुझे बताओ, क्या ये ऐसे ही वाइब्रेट करता रहता होगा या जब कुछ आवाज होगी तभी वाइब्रेट करेगा? मैम, जब कोई आवाज होगी तभी वाइब्रेट करेगा. क्योंकि आवाज का मतलब है, आवाज का मतलब ही डिस्टरबेंस है, आवाज का मतलब ही वाइब्रेशन है, वो भी एक वाइब्रेशन है. तो जैसे ही वह वाइब्रेशन ईयर कैनाल के थ्रू आगे जाती है, ईयर ड्रम आल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. एंड व्हेन दिस ईयर ड्रम वाइब्रेट्स, the vibrations are carried forth to the inner part of the ear, like there are some bones and then there's cochlea in which there is a fluid. इसके बारे में इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे. जानना यहाँ ये जरूरी है that when the eardrum vibrates, the vibrations are carried forth and then this signal is carried forth to the brain and this is how we hear. Now, how does this eardrum vibrate? इसके लिए भी अब आप देखें, अगर अपनी स्क्रीन पे बॉटल के ऊपर अगर स्ट्रेच्ड बलून मेम्ब्रेन लगाई जाए और नीचे एक ओपनिंग हो और ऊपर कुछ ग्रेन्स डाल दी जाए और अगर नीचे से कुछ भी बोला जाए, तो जो वाइब्रेशंस हैं they can actually make these grains jump, showing that there are certain vibrations which are produced when you speak, and the same vibrations can vibrate the eardrum, which again in turn vibrates the bones and the liquid which is present inside the inner part of the ear, and the signals are produced in the brain. So this is basically how we hear. But तन्वी, बच्चों, आपने ये सुना होगा, समझा होगा कि आवाजें, जैसा हम तन्वी पिछली बार भी हम बात कर रहे थे और जैसा कि आपने पिछली बार भी कहा और इस बार भी आपने बहुत खूबसूरती से हमें बताया कि कितनी सारी आवाजें हमारे आसपास हम घिरे हैं, चाहे वो जानवरों की आवाज हो या चिड़िया की आवाज हो या even if I start banging this table, or if I have a piano and if I play the piano, if I whisper, if I talk loudly, if I sing, I mean, we are surrounded by sounds. Now, in sounds की quality क्या है? Sound कब musical है? Sound कब noise है? Sound कब loud है? Sound कब feeble है? Sound में pitch कहाँ high है? Sound में pitch कहाँ low है? ये सब चीजें क्या है? इसके पीछे क्या साइंस है? इसके पीछे क्या विज्ञान है? ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत जरूरी है. तो हम इसके बारे में थोड़ा सा आज बात करेंगे कि किस तरह से हम साउंड्स को डिफाइन कर सकते हैं साइंटिफिकली, क्योंकि हमने अभी तक साउंड्स को महसूस किया है. हमने अभी तक अनप्लेजेंट आवाजें भी सुनी हैं, प्लेजेंट म्यूजिक भी सुना है, हमने बातें की हैं, लेकिन हम इसके पीछे का कारण नहीं जानते. तो जानने के लिए we need to talk about oscillatory motion. And dear children, I'm sure you are aware of periodic and oscillatory motion. You have studied about types of motion in class 6th. You already know that the type of motion which tends to repeat itself is periodic motion. And an oscillatory motion, the motion of this pendulum, for example, this pendulum is moving in a periodic fashion, but it is crossing a point again and again and again. That is why it is oscillating about a mean position. जैसे कि कोई छोटा बच्चा जब एक झूले पे बैठता है, स्विंग पे बैठता है, तो oscillations होते हैं. There is a mean position about which that child is swinging. Now,
To understand how this works, I just created a little pendulum from the stuff which I had at home. घर पे ये एक शू लेस पड़ा था, तो मैंने एक शू लेस ले लिया. ये कुछ एक डेकोरेटिव सा बॉल था, तो मैंने उसको इसके साथ ज्वाइन किया. एग्जैक्ट पेंडुलम नहीं बना, बट कुछ पेंडुलम जैसा बन गया. इसको ध्यान से देखेंगे. और एक चीज जो मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ, which you should understand, is that when I leave it, look at the motion it has. It keeps on repeating its motion, and it keeps on passing through this mean position. What is one oscillation we should know? One oscillation is when it starts from the extreme position, goes to the other extreme position, and comes back to the same extreme position. This is known as one oscillation. I'll repeat. It goes from one place to another and comes back. ये जो वापस आने की प्रक्रिया है, इसे हम one oscillation कहते हैं. अब इन oscillations में दो चीजों को explain करना जरूरी है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी quality of sound कैसी है. और वो दो चीजें हैं frequency and amplitude. Let's talk about frequency first. Okay. Frequency. Now, before talking about frequency, we've got a question from one of our viewers, and the viewer is asking, what will happen when the sound is not produced at all? When the sound is not produced at all, you will not be able to listen to anything. I mean, I don't know what he or she wants to ask, but sound produce होना, जैसा कि मैंने कहा, sounds vibrations हैं. Sounds different frequencies पर produce होती हैं. ऐसी कुछ sounds भी हैं जो हम सुन नहीं सकते, जैसे अल्ट्रासाउंड, जैसे इंफ्रासाउंड, जो सिर्फ जानवर सुन सकते हैं. हमें उसका एहसास भी नहीं है. अल्ट्रासाउंड भी एक साउंड है, हमें उसका एहसास भी नहीं है. हमें नहीं पता कि ऐसी कोई क्योंकि हमारे जो कान हैं वो हमारी ऑडिबल रेंज में है ही नहीं. तो अगर आप उस साउंड की बात कर रहे हैं, तो हाँ भाई, ऐसी बहुत सारी साउंड्स हैं जो एक इंसान सुन नहीं पाता, जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट होती हैं. और कुछ जानवर ऐसे हैं जो इन साउंड्स को सुन सकते हैं, और इनका कम्युनिकेशन भी उन साउंड्स के साथ होता है. जब हम अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं, तब आपको मालूम है कि इन मेडिकल फील्ड इट इज सो इम्पोर्टेंट to so when for example a pregnant woman, when she goes for an ultrasound for the health checkup, what are those waves which are entering? They are sound waves. अब आप कहें कि भाई अगर ये साउंड वेव है तो मैं सुन क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि वो आपकी ऑडिबल रेंज से बाहर है. तो साउंड वेव, ये दिस इज सुनना ना सुनना नहीं, समझना ये है that these are disturbances, these are waves. हम क्या सुन पा रहे हैं, हमारी limitation है. I hope I have given a satisfactory answer to your question. Coming back to frequency. Frequency का मतलब क्या है? फिजिक्स में भूल जाते हैं फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है एक मिनट के लिए. अंग्रेजी में सोचते हैं फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है. मुझे बहुत भूख लगती है, मैं 1 घंटे में 5 बार फ्रिज खोलती हूँ. और मेरी बेटी को कम भूख लगती है, वो 1 घंटे में 2 बार फ्रिज खोल के उसमें से कुछ खाती है. तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्योंकि मैंने वो चीज ज्यादा बार I'm going towards the fridge, I'm opening the fridge, so I am doing an action more frequently. So children, frequency comes from the word frequently. Okay, कितनी बार, कितनी जल्दी वो चीज हो रही है, उसे हम फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंटली का नाम लेते हैं. और फिजिक्स में या साइंस में फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है the rate at which something occurs over a particular period of time. For example, in case of this pendulum, जो कि हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पे समझने के लिए, ऑसिलेशंस को,
अगर मुझे फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी है इस पेंडुलम की, तो इसे ध्यान से सुनेंगे हम. How many times does this pendulum cross the mean position in 1 second gives me the frequency of this pendulum. I repeat, how many times this pendulum crosses the mean position in 1 second gives me the frequency. So, आप देख रहे हैं ये एक ऑसिलेटरी मोशन है. 1 सेकेंड में ये पेंडुलम सेंटर में से कितनी बार गुजरा वो हमें फ्रीक्वेंसी बताएगी. अब आप कहेंगे कि 1 सेकेंड में मैं कैसे गिन सकती हूँ या गिन सकता हूँ, तो उसके लिए भी तरीका है. आप सबके पास आपके फोन्स हैं, टाइमर्स हैं. टाइमर लगा के 20 सेकेंड में देखिए कि आपके पास क्या टाइम पीरियड आता है. यूनिटरी मेथड से, आई एम श्योर बच्चे 8वीं कक्षा के यूनिटरी मेथड जानते हैं और यूनिटरी मेथड लगा के फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी का मतलब हमें समझ आ गया. मतलब ये है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड द यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज हर्ट्ज. The frequency of 1 hertz would mean 1 oscillation in 1 second. And as I said, if an object oscillates 20 times in 1 second, what would be its frequency? That is for you to find out. Now, oscillatory motion के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से 1 oscillation complete होती है. अगर आप diagram में देखें, going from A to B to C, coming back to B and then coming back to A would complete 1 oscillation. But what would be the amplitude of this oscillation, which will tell us about the loudness and pitch of the sound? तन्वी, मैं देख सकती हूँ कि हमारे पास अभी 5 मिनट हैं, तो क्योंकि हमारे पास 5 मिनट हैं तो लाउडनेस और पिच के बारे में जरूर आज हम बात करेंगे. फ्रीक्वेंसी अगर आपको समझ आ गई तो एम्पलीट्यूड भी समझना बहुत आसान है. एम्पलीट्यूड का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये एक पेंडुलम है, अगर इसकी हाइट यहां तक है तो इसका एम्पलीट्यूड कम है, अगर इसकी हाइट यहां तक है तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है. आई रिपीट, दिस इज लेस एम्पलीट्यूड एंड दिस इज मोर एम्पलीट्यूड, दिस इज इवन मोर. सो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा इसका मोशन उसी से इफेक्ट होगा. अगर साउंड वेव्स में, जब हम साउंड वेव्स की बात करते हैं, एम्पलीट्यूड यदि ज्यादा होता है तो आवाज बहुत ज्यादा आती है, लाउड होती है, लाउडनेस, जैसे ड्रम्स बजना. लेकिन जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो आवाज की पिच ज्यादा होती है. अब बहुत लोगों को ये सवाल रहता है कि पिच और लाउडनेस में क्या फर्क है, बिकॉज समटाइम्स वी कंफ्यूज द व्हेन वी से oh it's such a high pitched voice. High pitched doesn't mean that it is very loud. ओके, हाई पिच साउंड का एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी. जैसे कभी कभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जब चौक से हम स्क्रैच करते हैं ना ब्लैक बोर्ड को, और वो जो श्रिल सी आवाज आती है जो कानों में बहुत जोर से लगती है, उसे हम हाई पिच्ड साउंड कहते हैं. उसे हम लाउड साउंड नहीं कहते, उसे हम हाई पिच्ड साउंड कहते हैं. इट इज जस्ट, यू कैन जस्ट परसीव a high pitched sound. जैसे अगर आपके पास एक पियानो हो, पियानो में लेफ्ट साइड के की को दबाएं और राइट साइड के की को दबाएं. एक साइड के की को दबाते हैं तो लो पिच आवाज आती है, और दूसरे साइड के की को दबाते हैं तो हाई पिच आवाज आती है. तो पिच में फर्क फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस की वजह से होता है, और लाउडनेस में फर्क एम्पलीट्यूड की वजह से होता है. और इसके लिए जब अगर हम एक वेव्स की बात करते हैं, जब हम डिस्टर्बेंसेस की बात करते हैं, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली अप्लाइड टू द मोशन ऑफ वेव्स. इसमें जानना ये है कि एम्पलीट्यूड अगर ट्वाइस होता है तो लाउडनेस 4 टाइम्स इंक्रीज होती है. और लाउडनेस की जो यूनिट है वो बच्चों डेसिबल्स है. जैसे फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है, ऐसे ही एम्पलीट्यूड या लाउडनेस की जो यूनिट है वो डेसिबल्स है. और हम नॉर्मल ब्रीदिंग की, जैसे जो हमारी आप देख सकते हैं, द लाउडनेस व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल्स, नॉर्मल ब्रीदिंग हैज अ लाउडनेस ऑफ 10 decibels.
A soft whisper, 30 decibels. A normal conversation, 60 decibels. Busy traffic, 70 decibels. And if the voice or the loudness becomes above 80 decibels, the sound becomes physically painful. All right. So, ma'am, we don't have any more time left, although the session was going very, very interesting. And I loved each and everything you told me about the vibration and the sounds. And I like the pendulum you used for the So that's a very experiment. rough. मैं ये बताना चाहूंगी तन्वी, before you close, ये एक rough सा तरीका है, Everything was just approximate है. wonderful. Yeah, it's very approximate. जब हम lab में ये करेंगे अपने बच्चों के साथ, तो that would be more accurate. For being here, for talking to us, for explaining all these concepts. And I'm sure our viewers, all the audience, students, they loved each and every bit of it. Thank you. Thank you. थैंक यू सभी दर्शकों का भी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम उतना ही पसंद आया होगा जितना कि मुझे। तो देखते रहिए एनसीईआरटी के और बहुत सारे सेशंस हैं हम सभी के लिए, आपके लिए, जो लेकर आते हैं। थोड़ी देर में हाजिर होंगे मैथ्स की क्लास लेकर। इसमें बातचीत की जाएगी विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के बारे में, और ये सेकंड पार्ट होगा। आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं एनसीईआरटी ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखते रहिए हमारे पीएम eVidya के चैनल्स और साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल भी। और कोई भी सवाल हो तो आप हमेशा हम तक पहुंच जा सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा और घर के अंदर ही रहिएगा, कि बाहर अभी भी बहुत बहुत क्राइसिस है। थैंक यू वंस अगेन। नमस्ते।